बहुत शुक्रिया रवि जी, आदरणीय अहिल्या जी और मंच पर दूसरे विद्वान। मैंने दरअसल कोई पर्चा नहीं तैयार किया, आपसे दरअसल जीवनियाँ लिखना एक जोखिम भरा काम होता है, और ख़ास तौर से जब लेखक ये कहे कि मेरा राब्ता है, तब तो ये और ज़्यादा बड़ा जोखिम भरा काम है। राब्ता होने का मतलब ये है कि आप उन तनावों को उजागर नहीं कर सकते या करने में आपको बाधा आ सकती है, जिनसे आपके जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, जिनसे उनके बारे में कोई संकटजन्य कोई ख्याल लोगों के जहन में आए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। और इस जोखिम को प्रवीण ने बहुत खूबसूरती से उठाया है। किसी भी अच्छी साहित्यिक कृति, चाहे वो किसी भी विधा में हो, पढ़ने के लिए पाठक को हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि हम किस तरह के तनावों से गुजर सकते हैं, कैसी तलाश में हम चल पड़ते हैं, और हर तरह की तलाश जो है तनावों भरी होती है। और जब तक हम उन तनावों से नहीं गुजरते, तब तक वो अच्छा पाठन नहीं हो सकता। तो हर कोई, मतलब अभी तक जितनी बातें हुई हैं उसमें अगर आप देखें, जो सघन बातें हुई हैं, वहाँ वो तनाव झलकते हैं। वो तनाव उन साहित्यकारों के हैं जिनके बारे में लिखा गया है, वो तनाव उस शख्सियत के हैं जो इन साहित्यकारों को पेश कर रहा है, और वो तनाव उस वक्त के हैं, उन वक्तों के हैं जिनमें इन साहित्यकारों ने अपने जीवन जिए। जैसे प्रोफेसर देवराज बता रहे थे कि हर कृति के साथ, और ख़ास तौर से जीवनी के साथ, जीवनियों के साथ समकालीन इतिहास, समकालीन संस्कृति, ये बातें जुड़ी होती हैं। और संस्कृति, बिना तनावों के संस्कृति में कोई फैक्ट हो ही नहीं। और वो जो और मतलब जिस तरह की संस्कृति की बात हो रही है, वो कोई स्थानीय तौर पर कन्फाइंड या आबद्ध संस्कृति नहीं है। वो ऐसी संस्कृति है जो अपने वक्तों में देश काल में फैली हुई है, और तरह तरह की बातें सामने आई। जैसे मैं सुन रहा था जब बात हो रही थी भिखारी ठाकुर की, जो कोलकाता गए पैसे कमाने और एक आग और आहट लेकर आए, उस साल कह रहे थे। और उस ज़माने में कोलकाता उत्तर भारत, खास तौर से हिंदी इलाके के बुद्धिजीवियों के लिए एक नया बौद्धिक संसार बनाने में कोलकाता की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं चूँकि कोलकाता में जन्मा पला हूँ, तो ये बात मुझे रोचक लगी कि केवल यही बात नहीं, भारतेंदु भी गए थे, भिखारी ठाकुर भी गए थे, बहुत सारे लोग गए उस ज़माने में। केवल यही बात नहीं है कि आग और आहट कोलकाता से तो देर तक मिलती रहेगी। वो आज़ादी की लड़ाई के गरम दल से लेकर बाद में नक्सलबाड़ी तक वो आहट तो हमेशा ही मिलती रही। कुछ बातें और भी हैं, जैसे रेणु ने एक कहानी में जिक्र किया है कि शरद चंद्र जो इतने बड़े लेखक हैं बांग्ला जुबान के, वो बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में किस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग, जो मजदूर वर्ग वहाँ से आता है, और बांग्ला में उन्हें हिंदुस्तानी कहा जाता है। हिंदुस्तानी का मतलब ये नहीं होता कि सारे भारत के लोग, बांग्ला में जब हिंदुस्तानी कहते हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग होते हैं। और चरित्रहीन उपन्यास है शरद का, जिसमें वो एक घटना है जिसमें होली के ठीक पहले कुछ लोग बाजा बजाते हुए, संभवतः शराब पिए हुए, एक टांगे को घेर लेते हैं जिसमें चरित्रहीन की जो मुख्य नायिका है वो बैठी हुई है। और शरद चंद्र ये कहते हैं कि वे ऐसी भाषा उच्चरित कर रहे थे जो केवल हिंदुस्तानी जिह्वा द्वारा ही निश्चित हो सकती है, तकरीबन ऐसे शब्द।
और रेणु बहुत गुस्से से इसका जिक्र करते हैं कहानी में। तो ऐसे बहुत सारे समकालीन तनाव हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं जब हम जीवनियाँ पढ़ते हैं। बहुत सारे तनाव हैं जो हमेशा से बने हुए हैं। जैसे जब से मुझे समझ बनी है मैं हमेशा ये सोचता रहा हूँ कि सुभद्रा कुमारी चौहान कैसे वक्तों में जी रही थी कि उसे मर्दानी शब्द का इस्तेमाल करें। 19वीं सदी में जॉर्ज एलियट नाम से लिखती हैं क्योंकि मेरी एंड इवंस नाम से उनकी कृतियाँ शायद शब्द। तो वो कैसे वक्त थे जब गांधी उनसे कहते हैं कि तुम ये तो कभी ने भी जिक्र किया है कि तुम दुनिया क्यों नहीं पहनी वगैरह वगैरह। और वो जो तनाव हैं, क्या हम उन तनाव को दोबारा जीते हैं? अगर हम नहीं जीते हैं तो ये सारा जो प्रयास है, ये सारी जो शिद्दत जो प्रवीण ने आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से जो कल से कविता के कार्यक्रमों में हम देखते रहे, पूरी किताबें ले आते थे, जब वो सारा कुछ पढ़ कर आते थे और हमें अचरज होता था कि ये कैसे पढ़ लेता है इतना कुछ। तो वो सारी चीज़ जो है, वो सारा प्रयास जो है बेकार जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम चर्चा करते हुए इस बात पर ध्यान रखें कि हम रस्मी या रिवायती जो तरीके होते हैं कृतियों को पढ़ने के, उनसे अलग हटकर एक जदीदी तरीके से, आधुनिक तरीके से कृतियों को देखें और इन तमाम तनावों को समझने की कोशिश करें जो उन वक्तों के तनाव हैं, उन साहित्यकारों के तनाव हैं, प्रवीण के तनाव हैं, जो हमारे तनाव हैं। और अगर हम इन तनावों को नहीं जी पाते तो ये सारी जो कोशिश है ये बेकार नहीं है। क्योंकि जीवनियाँ तो लिखी गई हैं, औरों ने भी लिखी हैं। हमारे यहाँ प्रोफेसर सुभाष कुमार थे जो बहुत काम उन्होंने रेल पर किया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही थी सब बातों को सुनते हुए। साहिर की बात, जैसे साहिर जिन तकलीफ़ों से गुजरे और जिस तरह के सैन्यवाद के खिलाफ बड़ी हिम्मत से उन्होंने लिखा है। हमारे मुल्क में तो आज ऐसा है ना कि आप सैन्यवाद के खिलाफ बोल नहीं सकते, आप ये कह नहीं सकते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय बजट का इतना पैसा सैन्यवाद पर क्यों खर्च करता है। नहीं कह सकते क्योंकि आपको जेल भेज दिया जाएगा। और उन्होंने ये लिखा है क्या इनका आगे बढ़े या पीछे हटें, है ना, खून नस्ल आदम का बहता है। तो ये जो बातें हैं, उन तनावों को अगर हम नहीं जी सकते तो यही बात मेरे जहन में बार बार आ रही थी कि हम किस हद तक उन तनावों को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छी कोशिश है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि बहुत सालों का काम है इसमें। कोई आज 1-2 साल का नहीं, इतने सालों से प्रवीण ने काम किया और हम देखते रहे हैं। कल से कविता कार्यक्रम में हम लगातार देखते रहे कि कितना पढ़ा है प्रवीण ने। तो मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ, इसलिए आशीर्वाद वगैरह में क्या दूँ। मैं तो भाषा या साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि किताब जब देखी और जितना मैं पढ़ पाया हूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कैफी की जब बात आती है, क्या हम इस तनाव को जीते हैं कि आज उत्तर भारत में एक औसत मुसलमान कैसे करता है। वो दूसरा वनवास लिखते हैं तो 92 के बाद जो एक टर्निंग पॉइंट आता है हिंदुस्तान में मस्जिद टूटने के बाद से, प्रोफेसर देवराज ने बहुत अच्छी तरह बहुत सारी बातें कही। क्या वो तनाव हम अपने अंदर महसूस करते हैं? तो कैफी सिर्फ एक कम्युनिस्ट नहीं, कैफी उन बातों को भी हमारे सामने पेश करते हैं जो एक औसत नागरिक होते हुए हमें हमारे अंदर वो बातें, वो तनाव हमारे अंदर आने चाहिए। तो वही ये जो जोखिम है जो प्रवीण ने उठाया है, ये बहुत बड़ा जोखिम है और पता नहीं कितनी बातें उजागर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। इन सब बातों को हमें सोचना है, समझना है। तो बहुत बढ़िया, आप सबका शुक्रिया।